नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कक्षा 7 के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 15, जिसका नाम क्या है, नीलकंठ। ठीक है, इस पाठ में जो है एक मोर और मोरनी दिखाए गए हैं, तो और इसकी लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने उस मोर और मोरनी का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है इस पाठ में किया है कि कैसे जो है मोर और मोरनी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कितने सुंदर वो नृत्य करते हैं। ठीक है, बारिश के मौसम में जो है उनका नज़ारा देखने के लिए लोग तरसते हैं। तो ये सारी बातें जो है इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर और रोचकपूर्ण ढंग से प्रदर्शित की है, जिसे हम इस पाठ में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में नीलकंठ व राधा नामक मोर और मोरनी के जोड़े में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से मची उथल पुथल का सुंदर चित्रण किया है। मतलब इस पाठ में मोर और मोरनी दो हैं, मोर का नाम है नीलकंठ और मोरनी का नाम है राधा। ठीक है, उनका जो जोड़ा है बहुत ही सुंदर लगता है, वो बहुत एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन कुब्जा जो है मोरनी, इसके आ जाने से कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। देखिए, एक बार लेखिका बड़े मियाँ नामक चिड़िया के व्यापारी की दुकान पर एक सुंदर मोर मोरनी का जोड़ा खरीद कर लाई। लेखिका क्या करती है, एक चिड़िया बेचने वाला जो व्यापारी होता है ना, उसके वहां से एक बहुत ही सुंदर मोर मोरनी का जोड़ा खरीद कर लाती है। जब लेखिका ने उन्हें छोटे से पिंजरे में देखा तो लेखिका को वो किसी चित्र के समान लगे, बहुत सुंदर लगे, और लेखिका का मन ही नहीं हुआ कि वो उसको छोड़ दे। वो तुरंत उन जोड़ों को खरीद कर ले आती है। घर पहुंचने पर भी वे शावक घर वालों को तीतर जैसे ही लग रहे थे। देखिए, लेके आई थी वो मोर मोरनी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती है तो कैसे लगते हैं वो, ऐसे लगते हैं जैसे तीतर ले आई हो। तो घर वाले भी उससे कहते हैं कि शायद दुकान वाले ने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है कि तुम्हें तीतर मोर कहकर और तीतर ही दे दिए हैं। तो लेखिका इस बात पर चिढ़ जाती है और उन पक्षियों को की देखभाल अलग से करने लगती है। लेखिका के कमरे में इधर उधर भागने, वो मोर मोरनी के उस जोड़े को पिंजरे में न रखकर अपने कमरे में ले जाती है। तो दोनों जो है उनके कमरे में इधर उधर भागने लग जाते हैं और चारों तरफ, कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी लेखिका के सिर पर, ऐसे उड़ उड़ कर पूरे कमरे में घूमकर फिर वो अंत में क्या करते हैं, रद्दी की जो टोकरी होती है, रद्दी की टोकरी, देखिए लेखिका है, अब लेखिका का काम क्या होता है, लिखना, और लिखने के लिए तो वही बात है, उनके कमरे में तो रद्दी की टोकरी होगी ही होगी, क्योंकि लिखने के लिए कागजों की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं वो दोनों, पूरे कमरे में इधर उधर घूमते घूमते वो रद्दी की टोकरी को अपना घर बना लेते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। वो कभी पढ़ने की मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी लेखिका के सिर पर उड़ उड़ कर बैठ जाते हैं। लेखिका उन्हें सदा कमरे में बंद रखती है, क्योंकि उनकी जो बिल्ली होती है चित्रा, उनसे उन्हें खतरा था। लेखिका की आदत थी, उनका शौक था कि वो बहुत सारे जीव जंतुओं को, पालतू जंतुओं को रखती थी, उन्हें पालती थी। तो उनके घर में बहुत सारे थे। मोर मोरनी को अलग उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि अभी वो नए नए थे। ठीक है, उन्हें घरों में रहने की आदत नहीं थी, तो लेकिन वो उनके कमरे में हमेशा उनको बंद रखती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था चित्रा। लेखिका को खतरा था कि वो बिल्ली जो है उस मोर मोरनी के जोड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। अंत में लेखिका ने उन्हें बड़े जाली घर में व अन्य पक्षियों के साथ पहुंचा दिया। थोड़े दिन कमरे में रखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन मोर मोरनी के जोड़े को, जो जाली घर लेखिका ने बनाया था जिसमें सभी जीव जंतुओं को वो रखती थी, वहां पर उन्हें रख देती है। तो सारे पक्षी जो है उनका निरीक्षण करने लगते हैं, उनकी जांच करने लगते हैं कि कैसे आए हैं, किसी को कैसे लग रहे थे। चिड़ियाघर के अन्य जीवों का आकर्षण केंद्र वो बन जाते हैं। देखिए, ये तो सबके साथ होता है कि जब कोई घर में कोई नया व्यक्ति आता है, नया मेहमान आता है, तो घर के सारे व्यक्ति क्या करते हैं, उसको बड़े गौर से देखते हैं। तो सबके आकर्षण का केंद्र जो है वही बन जाता है। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। तितली के जीवन की भांति उनका विकास होने लगा। मोर का नाम नीली आभा वाली गर्दन, मतलब नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम क्या रखा, नीलकंठ, और मोरनी का नाम
राधा रखा। क्यों? क्योंकि मोरनी हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, मतलब उसकी जैसे वो परछाई हो, तो इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। धीरे धीरे नीलकंठ जाली घर के सेनापति की भूमिका में आ गया। क्यों? क्योंकि नीलकंठ और राधा दोनों का ही स्वभाव इतना अच्छा था कि वो सबको अपना मित्र बनाकर रखते थे और सबकी हेल्प भी करते थे। सभी साथी जानवरों की देखभाल करने के साथ ही वह उनकी उद्दंडता पर उन्हें दंड भी देने लगे। उसने एक बार एक शिशु खरगोश की सांप से रक्षा की और अपने पंखों की गर्म हवा में सेक कर उसे बचा लिया। लेखिका कहती है कि भयंकर विषधर को मारने के बाद भी नीलकंठ जो है एक क्रूर श्रेणी के जानवरों में उसकी गिनती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने खरगोश के बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप को मारा था। वह आगे क्या कह रही है लेखिका कि वह मेघों की सावली छाया में नृत्य करते समय अपने पंखों को मंडलाकर घेरा बनाकर, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बारिश होती थी ना, तो नीलकंठ और राधा दोनों ही बड़े खुश होकर और अपने पंखों को फैलाकर नाचते थे। और वह लेखिका को देखते ही अपने पंख मंडलाकार कर, मतलब मंडलाकार घुमावदार बनावट में पंखों को फैलाकर लेखिका के सामने आ जाते थे। लेखिका के घर में जितने भी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, वो सब उनको देखते थे और आश्चर्यचकित होते थे, बहुत हैरान हो जाते थे उन दोनों को देखकर। यहाँ तक कि कई विदेशी महिला, दूसरे देशों से भी जो महिला अतिथि लेखिका के पास आते थे, वो भी जो है उन दोनों को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि उन्होंने दे दी थी। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता से जो है लेखिका के हाथों से नीलकंठ भुने हुए चने उठाकर खाते थे। उन्हें पुष्पित व फलपित वृक्ष अधिक अच्छे लगते थे, जैसे आम के वृक्ष। नीलकंठ और राधा दोनों वर्षा ऋतु में वर्षा के वेग के साथ नृत्य करते थे, मतलब जितनी ज्यादा बारिश होती थी उतनी ही तेज गति से नीलकंठ और राधा दोनों नृत्य करते थे। और उसके बाद वो दोनों अपने पंखों को धूप में बैठकर सुखाते भी थे। उनके प्रेम की मधुर रागनी में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से असमान स्वर उत्पन्न हो गया, मतलब कुब्जा के आने से जो उनका दोनों का प्रेम था उसमें रुकावट आने लगी। दोनों पंजों की उंगलियां टूट चुकी थी। देखिए, लेखिका ने 7 रुपए में उसे खरीदा था, लेकिन कुब्जा ने क्या किया? कुब्जा ने राधा के अंडे भी फोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वो राधा पर हमेशा गुस्सा करती थी, क्योंकि जो नीलकंठ था वो राधा को बहुत मानता था, ठीक है, और उसका वो बहुत अच्छा दोस्त था। इस बात से कुब्जा को चिढ़ होती थी, इसलिए उसने क्या किया? गुस्से में आकर राधा के अंडे भी फोड़ दिए। और कई बार ऐसा होता था कि जब नीलकंठ और राधा एक साथ बैठे हुए होते थे, तब उनके पास से आते जाते कुब्जा उस पर अपनी चोंच मार मार कर प्रहार भी करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और नीलकंठ व राधा का साथ उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो राधा को हमेशा मारने के लिए तैयार रहती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी। एक बार नीलकंठ भूखा प्यासा जाली घर से भाग आम के पेड़ की शाखाओं में छिप गया। लेखिका के दाना देने पर भी वह अपने पंखों को मंडलाकार बनाता तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक शून्यता झलकने लगी थी, क्योंकि वो परेशान हो गया था। अंत में राधा के वियोग में वह मर गया। ठीक है, लेखिका ने उसके शरीर को संगम में प्रवाहित कर दिया। देखिए, कुब्जा के आ जाने के कारण जो लेखिका का जो मोर और मोरनी का जो जोड़ा था, नीलकंठ और राधा, उनमें दरार आ गई। राधा जो है नीलकंठ से दूर रहने लगी। इसी वियोग के कारण नीलकंठ भी जो है धीरे धीरे उदास रहने लगा और एक दिन वो मर गया। तो लेखिका ने जो है उनका जो शरीर है नीलकंठ का, उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया।
लेखिका ने उसके शरीर को संगम में प्रवाहित कर दिया। उसके पंखों के प्रतिबिंब से गंगा जी का चौड़ा किनारा मानो एक विशाल मयूर में ही परिवर्तित हो गया। मतलब जैसे उनको प्रवाहित किया तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा में भी चारों तरफ मोर ही मोर हो। उसके वियोग में कुब्जा उसे हर जगह ढूंढने लगी और एक दिन उसने कजली नामक अल्सेशियन कुत्ती को काट लिया। मैंने बताया था आपको कि लेखिका को बहुत जंगली जानवर जो थे या जो छोटे छोटे जीव जंतु तो उनको पालने का शौक था। तो उन्हीं के पास एक अल्सेशियन कुत्ती भी थी जिसको कुब्जा ने काट लिया था। तो उसके 2 दांत अपनी गर्दन पर लगने के कारण कुब्जा का भी अंत हो गया। मतलब उसको भी काट लिया और उसके दांत लगने के कारण कुब्जा का भी वहां पर अंत हो गया। राधा कई दिनों तो दुखी एक कोने में पड़ी रही और नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। लेखिका ने बताती है कि आज भी वह अपने एकांकीपन के साथ दुकेली होकर नीलकंठ की, मतलब आज भी राधा को लगता है कि नीलकंठ एकदम से उसके पास आ जाएगा, तो वह आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रही है और बादलों को देखकर अधीर हो उठती है। क्यों? क्योंकि जब भी बादल आसमान में मंडराते थे तो राधा और नीलकंठ दोनों खुश होकर नृत्य करते थे। तो लेखिका कहते हैं कि इन 3 पक्षियों ने उन्हें पक्षियों में पाई जाने वाली स्वभाव की विभिन्नता का बड़ा अनूठा ज्ञान दिया है। मतलब लेखिका को इन 3 पक्षियों से क्या पता चला है कि जो पक्षियों में भी इंसानों की तरह ही अलग अलग स्वभाव होता है, उनमें भी क्रोध, ईर्ष्या, इन सारी जो चीज़ों का है वो उनका अलग अलग सबका स्वभाव होता है। ये सारी चीज़ें जीव जंतुओं में भी पाई जाती हैं। देखिए चलिए यहाँ इस पाठ के कुछ शब्दार्थ मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए अतिक्रदन, पीड़ा से कराहना, मतलब पीड़ा से कराहना या रोना। निश्चेत, बेहोश हो जाना। कौतूहल, हैरानी। नववधू, नई दुल्हन। ये नववधू क्या, किस लिए यहाँ प्रयोग हुआ है? क्योंकि जब लेखिका कमरे में कुछ दिन रखने के बाद नीलकंठ और राधा को पहली बार जब जाली घर में भेजती है ना, तो वहां पर उन दोनों का स्वागत कैसे करते हैं बाकी जीव जंतु? एक नव जोड़े के समान, कि जैसे नव विवाहित जोड़ा होता है ना, उस तरह से। आक्रमण, हमला। मुनासिब, सही। परीक्षण, परखना। चिड़ी मार, पक्षियों का शिकार करने वाला। शावक, पक्षियों के बच्चे। संकीर्ण, संकुचित। निरीक्षण, देखभाल। चलिए देखिए पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी हमेशा मोर के साथ उसकी छाया बनकर, उसकी परछाई बनकर रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ के नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत। देखिए मेघों के घिरते ही, मतलब मेघ मतलब बादल, बादलों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती, मतलब और ज्यादा बढ़ती, उसके पांव में शक्ति आ जाती और वो भी और ज्यादा तेजी से नृत्य करने लगता, जो कि बहुत मनोहारी, मतलब मन को भाने वाला था। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? देखिए दोनों का जब पहले से रहने वाले, जहां दोनों पहले किस में रहते थे? कमरे में रहते थे लेखिका के, लेकिन जब वहां से लेखिका ने उनको जाली घर में भेजा तो उनके आगमन पर, जैसे परिवार में जब एक नई वधू घर में आती है तो उसका स्वागत लोग बहुत खुशी से करते हैं ना, तो उसी तरह नव वधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है उनका स्वागत करना। उसी तरह जाली घर में रहने वाले कबूतर जो है, जो नाच रहे थे, वो नाचना छोड़ देते हैं और एकदम उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। खरगोश भी दूसरे सभासदों की तरह बैठकर उनका निरीक्षण करने लगते हैं कि कैसे चल रहे हैं, इस तरह से होता है ना। तो ये सारी चीजें, और बाकी छोटे छोटे खरगोश और तोते जो है वो उछलने कूदने लगते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? देखिए वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में भर जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था, क्योंकि
इस समय में नीलकंठ को बाहर रहना बहुत पसंद था, इसलिए उसका जाली घर में अस्थिर हो जाता था और वह वसंत ऋतु में किसी भी घर में बंदी बनकर नहीं रह सकता था। इसलिए वसंत ऋतु में नीलकंठ का जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं था? कुछ दिन बाद जब नीलकंठ और राधा जाली घर में आए थे, तो उसके कुछ दिन बाद सभी जीव जंतु तो उनके मित्र बन गए थे, एक दूसरे के मित्र बन जाते थे सभी, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव इसलिए नहीं था क्योंकि कुब्जा जो थी वो किसी से भी मित्रता करना ही नहीं चाहती थी। उसका स्वभाव जो था बहुत अलग तरह का था। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वो चाहती थी कि नीलकंठ के साथ वह अकेली रहे, कोई और उनके पास ना आए, तो वह सबको दूर भगाती रहती थी, सबको नुकसान पहुंचाती रहती थी। इसलिए जो है कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं था। और अब है इस पाठ का आखिरी प्रश्न, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? देखिए, सबसे पहले तो कौन कौन सी चीजें लेखिका को जो नीलकंठ की बहुत अच्छी लगती थी? मेघों की गर्जन, ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख फैलाकर नृत्य करना, मतलब जब आसमान में बादल घिर आते थे तो उसका अपने पंखों को फैलाकर वर्षा की गति के साथ उनका नृत्य करना, ये लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। और लेखिका के हाथों से होले होले धीरे धीरे चने उठाकर खाना, ये चीज भी लेखिका को नीलकंठ की बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर जो है ये पूरा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा इस पाठ का पूरा अर्थ और इस पाठ में छिपे हुए जीव जंतुओं के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।